नमस्कार दोस्तों, मैं वर्ण विचार का आगे का जो हिस्सा है, शेष बचा हुआ जो हिस्सा था उसको लेकर प्रस्तुत हूँ। मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि मैं अगले वीडियो में हम लोग जो स्वर जो वर्ण है उसके जो अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग आधार हैं, तो उसमें से हम लोग पिछले वीडियो में उच्चारण के आधार पर वर्ण के जो भेद हैं उसको पढ़ा था, जिसमें कि व्यंजन और स्वर की बात हुई थी। अब हम लोग दूसरे आधार जो कि और जो आधार हैं उन पे बात करेंगे। तो जो पहला हम लोग बात करेंगे वह बात करेंगे स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर वर्णों के प्रकार। तो स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर जो वर्णों के प्रकार हैं वो दो हैं। मतलब जो स्वर तंत्रिका होता क्या है, तो जो हम उच्चारण करते हैं वर्णों का उच्चारण जो भी होता है, जिन वर्णों का भी कोई भी वर्ण हो, जिस तो सभी वर्णों का जो उच्चारण है मुख के किसी न किसी हिस्से से होता है, और वही हिस्सा जिससे कि वर्णों का उच्चारण किया जाता है, जिन हिस्सों की मदद से वर्णों का उच्चारण होता है उसे स्वर तंत्रिका कहा गया है। और उन्हीं स्वर तंत्रिकाओं में उन्हीं हिस्सों में कंपन के आधार पर जो है वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। और वो दो भाग जो दो प्रकार हैं, जो दो भाग हैं वो हैं, पहला घोष या सघोष और दूसरा जो है अघोष। तो पहला पे हम लोग बात करेंगे। घोष से मतलब हो रहा है घोषणा। घोषणा मतलब होता है कि किसी चीज़ का आवाज़ होना या किसी चीज़ को बल देकर वो बोलना। तो उसी तरह से घोषणा से ही घोष मतलब हो रहा है कि कंपन होना, किसी चीज़ में वाइब्रेशन होना, और वो वाइब्रेशन किस में होना, तो स्वर तंत्रिका में होना। तो जो कंपन के साथ, घोष मतलब कंपन होना और सघोष मतलब कंपन के साथ जो उच्चारित हो, उन वर्णों को क्या कहा गया है, सघोष या घोष वर्ण कहा गया। तो इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है उसे घोष या सघोष कहते हैं। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण करते हुए कंपन सा फील होता है, महसूस होता है स्वर तंत्रिकाओं में, जिस जगह से वर्णों का उच्चारण होता है, तो उससे सघोष कहते हैं। सघोष मतलब कंपन के साथ। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो सभी के सभी स्वर वर्णों की संख्या कितनी है वो कमेंट में आप बताइएगा, और स्वर वर्ण के कितने प्रकार हैं वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में स्वर वर्ण के बारे में पढ़ा भी, उसके प्रकार, उसके भेद सभी के बारे में पढ़ा और उसकी संख्या के बारे में पढ़ा। तो सभी स्वर वर्ण हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण, यानी कि जितने भी वर्ग हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, इन सभी के तो तीसरा, चौथा और पाँचवा। अगर जैसे क वर्ग को हम लें तो इसका ग, घ, अंग, ये जो तीनों वर्ण होंगे वो क्या किस में आएंगे, तो वो घोष में आएंगे या सघोष में आएंगे। फिर तीसरा जो है अंतस्थ और ह। अंतस्थ व्यंजन जो है या लावा को अंतस्थ कहा गया है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो है 4 है, पिछले वीडियो में भी हम लोग बात किए थे। और उसी में एक और क्या है, ह। ह किस तरह का व्यंजन है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में इस पे बात कर चुके हैं। दूसरा जो है अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण तो इसमें जिसमें कंपन, जिसके उच्चारण से स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होगा वो अघोष वर्ण होगा। बस सघोष का उल्टा है, उसमें कंपन हो रहा था सघोष में, और अघोष में कंपन नहीं होगा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, प्रत्येक वर्ग का, जैसे का तो का और ख, जो शुरू का जो दो वर्ण है सभी वर्ग का वो, और जो है बाकी तीन जो संघर्षी बचे हुए हैं, जैसे तलब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ये तीनों व्यंजन भी अघोष वर्ण में आते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि जो तीनों स हैं, तलब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ये किस तरह के व्यंजन हैं। क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में व्यंजन के भेद को पढ़ चुके हैं, और भेद कौन कौन सा जो और कितने भेद हैं वो भी पढ़ चुके हैं, और उन भेदों के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं उसका भी हम लोग अध्ययन किया है। और इन तीनों को दो नाम से जाना जाता है, मैंने इतना हिंट्स दे दिया है। आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि इन तीनों को कौन सा वर्ण कहते हैं, कौन सा व्यंजन के नाम से, किस व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। अब जो है अगला जो आधार है, ये आधार हो गया किस पे, तो ये हो गया स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पे जो वर्ण का जो प्रकार है वो हो गया। अब जो अगला जो प्रकार है वो किसके आधार पे, तो अगला जो प्रकार है वो उच्चारण में लगने वाले श्वास वायु के आधार पर है।
जब हम उच्चारण करते हैं तो जो सांस लेते हैं उन्हीं सांस द्वारा लिए गए वायु जो हवा है उसी की मदद से किसी भी वर्ण का उच्चारण होता है। तो उसके उच्चारण में लगने वाले श्वास वायु, श्वास में जो सांस लेते वक्त जो हवा लेते हैं उसका में से कितना हवा जो है ज़रूरत पड़ता है वर्णों के उच्चारण में, उसके आधार पे भी इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो उच्चारण में लगने वाले श्वास वायु के आधार पर वर्ण के 2 प्रकार हैं और उसमें पहला जो है अल्प प्राण और दूसरा क्या है, तो दूसरा है महाप्राण। अब अल्प प्राण का अर्थ क्या होता है? अल्प मतलब होता है थोड़ा और प्राण मतलब है वायु। प्राण का वायु का पर्यायवाची प्राण होता है, तो प्राण का मतलब होता है वायु, तो जिसमें थोड़ा वायु लगे। अर्थ से ही पता है, अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब वायु, जिसमें थोड़ा वायु लगे। तो जैसे वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम मात्रा में श्वास वायु लगता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आते कौन कौन हैं? तो सभी स्वर वर्ण, जितने भी स्वर वर्ण हैं वो सभी आएंगे। फिर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा। इसमें क्या आएगा? पहला, तीसरा और पाँचवा, एक एक छोड़ के आ रहा। उसमें क्या था कि लास्ट का 3 पहले वाले में, सघोष वाले में, और अंतिम का 3 और शुरू का 2 अघोष वाले में। लेकिन यहाँ क्या है, एक छोड़कर प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पाँचवा है वो किस में आएगा? तो अल्प प्राण में आएगा। पहला, तीसरा और पाँचवा। जैसे का अगर लेते हैं तो का, खा को छोड़ेंगे, गा, घा को छोड़ेंगे, अंगा। जैसे हम देख लीजिए एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं। अगर का को लेते हैं तो का को अगर लेंगे तो पहला कौन हो जाएगा? तो पहला का है, दूसरा को छोड़ देंगे, दूसरा को छोड़ देंगे, तीसरा कौन है? तो का, खा, गा है, गा को फिर घा छोड़ेंगे और फिर कौन है? अंगा है। तो ये किस तरह से पहला, तीसरा और पाँचवा जो है कौन, क्या किसके अंतर्गत आता है? तो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। और फिर जो है अंतस्थ व्यंजन जो है वो पूरे के पूरे अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण के हिस्से हैं। ये अल्प प्राण वर्ण हैं, इनके उच्चारण में कम श्वास वायु का आवश्यकता पड़ता है। अब दूसरा है महाप्राण। तो महाप्राण किसको कहते हैं? तो महा मतलब अधिक, प्राण मतलब वायु, जिसमें अधिक वायु का जरूरत पड़े उसे महाप्राण कहते हैं। मतलब कि वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु का जरूरत पड़ता है, अधिक श्वास वायु का जरूरत पड़ता है, आवश्यकता पड़ता है, उसे महाप्राण कहते हैं। तो इसका परिभाषा है, वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक मात्रा में श्वास वायु लगते हैं उसे महाप्राण कहते हैं। मतलब कि जिनके उच्चारण में अधिक हवा की ज़रूरत पड़ती है, सांस के द्वारा लिए गए हवा वायु से में से अधिक वायु का इस्तेमाल होता है, उसे महाप्राण कहते हैं। और इसके अंतर्गत आते कौन कौन है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे कि जो छूट गया है बीच में वही इसके उदाहरण है, वही महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। अगर का लेंगे तो कौन हो जाएगा? खा और यहाँ घ, खा और घ। और बाकी जो उसमें व्यंजन है सा, तलविसा, मूर्धन्यसा, दंसा है, ये चारों के चारों क्या हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? तो आज हम लोगों ने व्यंजन के वर्ण के जो और बाकी जो आधार थे उसके आधार पे वर्ण के प्रकारों को बारे में जाना, जिसमें कि पहला जो था स्वर तंत्रिका के में कंपन के आधार पे वर्ण के 2 प्रकार, जिसमें सघोष या घोष है और दूसरा अघोष है। उसी तरह उच्चारण में लगने वाले श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भी 2 प्रकार का हम लोगों ने जिक्र किया। और उसके आधार पे जो है पहला अल्प प्राण है और दूसरा महाप्राण है। अल्प प्राण मतलब कि जिसमें कम श्वास वायु का ज़रूरत पड़ता है, और महाप्राण जिसमें अधिक श्वास वायु का आवश्यकता पड़ता है उसे महाप्राण कहते हैं। और इस तरह से आज हम लोगों ने इन दोनों विषयों के बारे में, इन दोनों आधारों पर, इन दोनों आधार पे जो वर्णों का वर्गीकरण है उसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे का जो बिंदु है, इससे आगे के जो बिंदु बचे हुए हैं उन पे हम लोग बात करेंगे। और इसी तरह अभी वर्ण के तकरीबन कम से कम 3 क्लासेस और ज़रूरत पड़ेंगे। तो हम लोग अगले बाकी बिंदुओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।